नमस्कार साथियों, मैं विवेकानंद झा आज आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। पहले तो मैं आपको अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। पश्चात आज की विषय वस्तु पर मैं बात करता हूँ। पीछे के सारे वीडियोस को आपने देखा और काफी सराहना मिली, आप सभी प्रसन्न हुए, कुछ सीखने को मिला आप लोगों को, और जो कुछ लाइक शेयर हमें मिले उससे हमें भी प्रसन्नता। लगातार आप लोगों के समक्ष आने का मन करता है, लेकिन समय अभाव के कारण मैं आ नहीं पाता, काफी व्यस्त जिंदगी है। फिर भी जो कुछ समय मिलेगा मैं आऊंगा। अभी आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करना मेरी जवाबदेही है और इसमें कंप्लीट करूंगा। और जितने भी हिंदी से संबंधित बोर्ड में प्रश्न आते हैं, सारे प्रश्न इस चैनल में मैं आपको करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। लास्ट दिसंबर तक हिंदी में आप लोग का कंप्लीट करना होगा, चाहे एक दिन में मुझे 5 वीडियो क्यों ना अपलोड करना हो। आज मैं भूषण लिखित कवित्व की चर्चा कर रहा हूं। तो भूषण स्वनामधन्य कवि, हिंदी साहित्य के वीर रस की जब भी चर्चा होती तो भूषण के बगैर वो अधूरा सा माना जाता है। शिवाजी महाराज के नाम से आप लोग परिचित हो। छत्रपति शिवाजी अपने नाम से जाने जाते हैं। भवानी उनकी तलवार, ये सब कुछ अपने आप में बेहतर है। और उस शिवाजी के दरबारी कवि हुआ करते थे भूषण, रीतिबद्ध कवियों के सिरमौर हैं भूषण, वीर रस के ओजस्वी और प्रतिष्ठित कवि भूषण, जिनके लिखे कवित्व को आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। कवि परिचय में इस प्रकार है कि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। जन्म का स्थान था पिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश, जो आपके दिगंत में दिया गया है कवि परिचय में। ये भूषण का जन्म कब हुआ, ये पूछने लायक क्वेश्चन है। इसको आत्मसात कीजिए, समझिए कि भूषण का जन्म कब हुआ, तो 1613 ईस्वी में। निधन कब हुआ, 1715 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है, पिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम क्या था, रत्नाकर त्रिपाठी। उपनाम इनका भूषण था। भूषण इनका वास्तविक नाम नहीं था, लेकिन भूषण नाम से इतने विख्यात हुए कि अपने वास्तविक नाम का इनको पता नहीं रहा, लोगों को भी नहीं पता कि इनका वास्तविक नाम था क्या। लेकिन हम इनको कवि भूषण के नाम से जानते हैं, जो उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा इन्हें दिया गया था। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह के द्वारा इनको कवि भूषण की उपाधि दी गई, जिससे ये काफी फेमस हुए। उस समय कवि दरबारी हुआ करते थे, इनके आश्रयदाता कवि राजाओं में थे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। ये सब इनके आश्रयदाता कवि थे, जिनके दरबार में उनके यशोगान किया करते थे, उनकी बिरदावली का बखान किया करते थे। बिरदावली शब्द मैंने उच्चारित किया। बिरदावली का अर्थ होता है राजाओं के पूरे, मतलब उनकी वीरता का बखान, उनके ऐश्वर्य का बखान, उनके वैभवता का बखान। ये सब जो कवि लोग अपने पद्यों में करते थे, इसे बिरदावली कहा जाता है। आज इनकी उपलब्ध रचनाओं में है शिवराज भूषण, शिवा बागनी, छत्रसाल दर्शक। 3 कृतियां और भी हैं जो वर्तमान समय अनुपलब्ध हैं। भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, ये 3 कृतियां वर्तमान समय अनुपलब्ध हैं। तो जो उपलब्ध है उसी पर चर्चा करते हैं। शिवा बागनी, छत्रसाल दर्शक और शिवराज भूषण पर चर्चा करते हैं। ये 3 पर चर्चा करते हैं। इस सब में इन्होंने भूषण हिंदी कविता के रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं। पूछा जाएगा कि भूषण किस रस के कवि थे, तो वीर रस के कवि थे। किस रस के कवि थे, वीर रस के। जनमानस के हृदय पर वीर रस की जो छाप भूषण ने डाली, अन्य कवियों में ये क्षमता उत्पन्न नहीं हुई। वैसे एक से एक महान कवि हुए, लेकिन भूषण एक अलग ही पहचान बनाया। रीतकाल में रस, अलंकार, नायिका भेद आदि का निरूपण करते हुए उदाहरण के रूप में कवित्व करने वाले कर्ता कवियों की लंबी परंपरा है। लेकिन उस लंबी परंपरा में भी भूषण एक अपना विशिष्ट स्थान बनाए है। अभी जो इनकी भाषा, उन्होंने कविता की तो भाषा ब्रज भाषा रखी, किंतु उसमें शब्द, मुहावरे, रचना संबंधी प्रयोगों और विषय के भावों के अनुरूप स्वतंत्रता बढ़ती। अब पूछा जाएगा आपसे कि भूषण के कवित्व की भाषा क्या थी, तो एक सीधा सा जवाब देंगे हम कि ब्रज भाषा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आता है, तो आएगा ब्रज भाषा।
लेकिन ब्रजभाषा होते हुए भी कुछ मुक्तक छंदों का इन्होंने प्रयोग किया। उसमें मुहावरे, लोकोक्तियां, तुकबंदी जो ये करती थी, इस सब की अपनी एक विशिष्ट पहचान। यहाँ भूषण के दोनों प्रिय नायक छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित दो कवित्व दिए जा रहे हैं। पहला कवित्व छत्रपति शिवाजी से संबंधित है और जो दूसरा छत्रसाल महाराज से। तो दोनों कवित्व को, चूंकि इसमें बहुत कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन जितना है वो मैं आप लोगों के समक्ष कह चुका हूं और इनके कवित्व का वर्णन संक्षिप्त मैं कर देता हूं, क्योंकि एक कभी शिकायत आप लोगों की आती है कि थोड़ा लंबा हो जा रहा है वीडियो। मैं चाहता हूं कि छोटा बनाओ, पर पूरी संदर्भ की व्याख्या और नहीं हो पाती है छोटे टाइमिंग में। मैं बहुत कुछ शॉर्ट करता हूं और नहीं हो पाती, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है टाइमिंग का। तो अभी पहले कवित्व पर हम लोग ध्यान दें। अपने किताब में दिगंत में 186 पेज आप लोग पलट लिए होंगे, ये आपकी पाठ्य पुस्तक है, इसके कवित्व को आप पलटे होंगे, क्योंकि लाइन देखना अनिवार्य है। अगर ईयरफोन होगा तो लगा लीजिएगा, नहीं भी होगा तो सुन लीजिएगा, वैसे भी वीडियो सुन लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आ जाएंगे। तो देखिए शिवाजी महाराज का वर्णन करते हैं। इंद्र जिमि जंभ पर, वारव जीव अंब पर, रावण सदंब पर रघुकुल राज है। कहते हैं इंद्र जिमि जंभ पर, इंद्र जिस प्रकार दानवों के समूह पर आक्रमण करते, वारव जीव अंब पर, समुद्र में उठने वाली जो आग होती है बरवानल कहा जाता है, उस जिस तरह जल पर में आक्रमण करता। रावण सदंब पर रघुकुल राज है। जिस तरह श्री राम रावण के पूरे वंश पर आक्रमण करते, वैसे ही शिवाजी महाराज दुश्मनों के समूह पर आक्रमण कर रहे हैं। जब युद्ध मैदान में शिवाजी अपने पूरे ऐश्वर्य के साथ लड़ाई के लिए उतरते हैं तो भूषण महाराज उनकी बड़ाई में उनकी वीरतावली बखान करते हैं, जिससे क्या होता है उनका उत्साह बढ़ता है, लोगों को पता चलता है कि शिवाजी किस तरह लड़ते थे। तो पहले 3 उदाहरण लिए हैं। इंद्र जिमि जंभ पर, इंद्र जिस तरह दानवों के समूह पर, वारव जीव अंब पर, समुद्र की आग जिस तरह समुद्र के जल पर आक्रमण करती है। श्री राम जिस तरह रावण के पूरे वंश पर आक्रमण करते। पौन वरिवाह पर, समुद्र नाह पर, जिस तरह बादलों के अहंकार पर हवा आक्रमण करता, बादलों के अहंकार को चूर चूर कर देता। शंभु रतिनाह पर महादेव जिस तरह कामदेव पर वार कर रहे हैं। जो सहस्त्राबाहु पर राम निज राज है। सहस्त्राबाहु और परशुराम की दुश्मनी है, परशुराम को राम भी कहा जाता है। जिस तरह सहस्त्राबाहु पर परशुराम आक्रमण करते, दावा दुर्दंड पर, चितामणि झुंड पर, जैसे जंगल में उठने वाली आग दावानल कहा गया है उसे। वृक्षों के समूह पर, वृक्ष की शाखाओं पर आक्रमण करता है, जिस तरह सिंह चितामणि झुंड पर मृगाओं के समूह पर आक्रमण करता है। भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है, भूषण कवि कहते हैं, जैसे हाथियों के समूह पर सिंह आक्रमण करता है। तेज तम अंश पर, कान्हा अंश पर, जिस तरह प्रकाश अंधकार पर आक्रमण करता है, जिस तरह कंस पर श्री कृष्ण आक्रमण करते हैं। यूं मलक्ष वंश पर शेर शिवराज, ठीक उसी तरह से इन मलक्षों के वंश पर अर्थात मुगलों के वंश पर शिवाजी महाराज आक्रमण कर रहे हैं। अब देखिए कुछ नहीं है और बहुत कुछ है। उपमा अलंकार की विशेषता है पूरी कविता, पूरी कवित्व में उपमा अलंकार है। सिर्फ शिवाजी की तुलना की किन किन चीजों से, तो पर्टिकुलरली ले लेते हैं। इंद्र से, समुद्र में उठने वाली आग से, श्री राम से, कृष्ण मतलब कृष्ण से, महादेव से, परशुराम से, सिंह से, इन सब से शिवाजी महाराज की तुलना की गई है। अगर आपको पूछा जाता है कि शिवाजी महाराज की तुलना भूषण ने किन किन चीजों से की है, तो हम आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। अगर गौर से हम लोग सुन रहे होंगे तो पहले कवित्व में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसकी उपमा, मतलब किसको उपमा दी गई, तो शिवाजी की उपमा, शिवाजी को उपमा दी गई। किसकी उपमा दी गई है तो आप समझ चुके हैं। और किस समय की उपमा है, तो जिस समय शिवाजी महाराज युद्ध भूमि में दुश्मनों पर आक्रमण करते हैं, उस समय शिवाजी महाराज के तेज की चर्चा की गई है। तो यह पहला कवित्व था। दूसरा है छत्रसाल के तलवार की। निकसत मयूख म्यान तय मयूख है। म्यान से जैसे ही छत्रसाल महाराज की तलवार निकलती है,
प्रलय भानु कैसी, जैसे प्रलय के काल में सूरज का तेज रहता है, प्रकाश रहता है, ठीक उनके तलवार की चमक वैसे ही चमकने लगती है। मैदान से निकलते छत्रसाल महाराज की तलवार एक विचित्र सी चमक लिए आती। फारे तम तुम से गए नंदन के जाल को, दुश्मनों के समूह को चीरने लगता है, उनके पेटों को फाड़ने लगता है, सारा भीड़ तितर बितर हो जाता है। लागत लपक कंठ बैरिन के नागिन सी, ऐसा लगता है कि वो तलवार नागिन की भांति दुश्मनों के कंठ को पकड़ पकड़ के काटती जा रही है। रुद्र ही धावे दे मुंडन के माल को, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छत्रसाल महाराज की तलवार दुश्मनों के गर्दन को काट कर मुंडों की माला बना करके शिव को प्रसन्न किए जा रहे हैं, शिव को प्रसन्न किए जा रहे हैं। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, लाल छत्रसाल, ये क्षितिपाल धरती के जो राजा, 3 विशेषण उनका दे दिया। लाल क्षितिपाल धरती के पालक, छत्रसाल महाबाहुबली जो महान शक्तिशाली है, कौन? छत्रसाल महाराज। उनकी तलवार दुश्मनों पर इस तरह हावी हो रही। कहां ले रखान करूं तेरी करवाल को, कभी कहते हैं कि हे छत्रसाल महाराज, कहां तक मैं आपके इस तलवार का बखान कर सकता। जब ये मैदान से निकलता है तो प्रलय का रूप धारण कर लेता है, दुश्मनों के लिए आफत हो जाता है, नागिन की भांति उसके गर्दनों को काट कर फेंक रहा है। प्रतिभट कटीले के टिका टिका टिकालिका सिकल की दे काली कलो, अर्थात प्रतिभट कटक कटी केते काटिका, सामने जो योद्धा है, भट्ट मतलब होता है योद्धा, सामने जो योद्धा है उसको पकड़ कर काटता हुआ जा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माता काली को केलव अर्थात भोजन दिया जा रहा है, काट कर उनको बलि दिया जा रहा है और सिर्फ दुश्मनों को काटने का काम कर रहा है छत्रसाल महाराज आपकी जो तलवार। तो पूछा जाएगा आपसे, ये आपकी दूसरी कविता थी कि दूसरे कवित्व में भूषण ने किसका वर्णन किया है? छत्रसाल महाराज के तलवार का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है? छत्रसाल महाराज के तलवार का वर्णन किया है। और पहले कवित्व में किसका वर्णन किया है? शिवाजी महाराज के युद्ध के समय उनकी वीरता, प्रचंड वीरता का वर्णन किया है। कवित्व के कवि कौन है? तो भूषण। अब इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि कवित्व के कवि कौन है? तो भूषण। भूषण का जन्म कब हुआ? 1613 ईस्वी। भूषण का निधन कब हुआ? 1715 ईस्वी। जन्म स्थान कहाँ था? टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। भूषण के पिता का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण क्या था? इनका उपनाम था। इनका मूल नाम सभी लोग विस्मृत हो चुके हैं। भूषण इनका उपनाम किसके द्वारा दिया गया था? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दिया। भूषण किस रस के कवि हैं? वीर रस के कवि। किस काल के कवि हैं? रीति काल के कवि हैं। रीति काल में दो हुआ, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। तो रीति काल के किस काल के कवि हैं? तो रीतिबद्ध काल के कवि हैं। इनके आश्रयदाता में कौन थे? छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के महाराज साहू, शिवाजी महाराज के पुत्र साहू जी और छत्रसाल। इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन से हैं? तो शिवावाग, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण और 3 अप्राप्त की चर्चा छोड़ दीजिए। और यहाँ अगला क्वेश्चन बनता है इनकी भाषा क्या थी? कवित्व की भाषा क्या थी? तो ब्रज भाषा। पहले कविता में इन्होंने किसका वर्णन किया है? शिवाजी महाराज का। दूसरे कवित्व में किसका वर्णन किया है? छत्रसाल महाराज के तलवार का। तो ये आपकी आज की कक्षा थी। ये जितने ऑब्जेक्टिव पूछने वाले थे मैंने बोल दिया, आप लोग लिख लीजिए। और ऐसे इंपोर्टेंट जितने ऑब्जेक्टिव आएंगे मैं बाद में करवाऊंगा। लेकिन जब व्याख्या कर रहा हूँ तो आप लोग गाइड वगैरह रखे होंगे या नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, उसमें से मिला लीजिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद। इस चैप्टर को हम यही समाप्त करते हैं। पुनः मिलते हैं अगले चैप्टर में।